हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 37 है। इससे पहले के आपके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट 4 के बारे में हम इसमें डिस्कशन कर रहे थे। यूनिट 4 में कुछ टॉपिक्स आपके कवर अप हो चुके हैं। अब देखिए, मैं आपका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने नोटिस किया है अभी कुछ दिनों में, जब से यूनिट स्टार्ट हुई है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारा टॉपिक मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसमें जो आपके यूनिवर्सिटीज होती हैं, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा डिफरेंट से क्या मतलब है? थोड़ा डिफरेंट से मतलब ये है, जैसे हमने इसमें अभी यूनिट 2 और यूनिट 3 कवर अप की थी, जिसमें आपका था, एक था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा था आपका फेज इक्विलिब्रियम। 2 यूनिट थी ना आपकी है, जिसमें हमने अलग अलग किया है। कुछ यूनिवर्सिटी में केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम अलग अलग यूनिट दी हुई है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे दिया हुआ है कि दोनों यूनिट कंबाइन कर दी गई है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपके कोई टॉपिक छूट गए हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपके सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, हम पूरा सिलेबस जो बीएससी में होता है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस होता है, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं, सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो अब इसमें बात कर रही हूँ मैं यूनिट 4 की, जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में क्या दिया है, सीधा ये दिए हुए हैं जो हमने इसमें कॉलिजन वगैरह पढ़े हैं, और इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ये दिए हुए हैं, काइनेटिक इक्वेशन दी हुई है। कुछ में ये चीजें एक्सपेंड करके दी हुई है, कुछ में थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से एक्सपेंड करके पढ़ रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना आए। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 4 का ही एक टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए हम एक इक्वेशन स्टेट करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट टर्न पर हमने क्या देखा था, लास्ट टर्न पर हमने डेविएशन के बारे में, यानी कि विचलन के बारे में बात की थी, लास्ट वाले 2 टॉपिक्स के अंदर, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपकी आइडल बिहेवियर से जो रियल गैस क्या हो रही है, डेविएशन शो कर रही है। अब इस क्लास में हम उस रियल गैस के लिए एक इक्वेशन स्टेट करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको इसके बेस से जुड़ी कोई छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपके जे.डी. वॉन डर वाल आपके, हाँ जी, फिजिसिस्ट हैं, जो मतलब है नहीं थे, जिनको 1910 में, सन 1910 में इस इक्वेशन को स्टेट करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इन्होंने क्या इक्वेशन दी थी, वही टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर इन्होंने इनके रिलेशन को लेकर एक इक्वेशन स्टेट की थी। वो इक्वेशन क्या है, क्या क्या उसमें क्या डिफरेंट है एक आइडल गैस इक्वेशन से, वो सारी चीजें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, ऐसे लिख लेते हैं, सभी गैसेस की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, हमने लास्ट टर्न पर पढ़ के आए हैं कि जो आपकी रियल गैस है, वो डेविएशन कहाँ शो करती है। यहाँ एक तो उसका प्रेशर चेंज किया जाता है और एक उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है। अब मैंने आपको लास्ट टर्न पर 2 पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था, जो मैंने आपको लिखने को भी दिए थे। 2 पोस्टुलेट्स क्या थे, अजम्पशन कह लो या पोस्टुलेट्स कह लो, आपकी मर्जी है। तो उसमें क्या बताया था, पॉइंट नंबर 1 में ये बताया था कि आपके जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, वो नेग्लिजिबल नहीं माना जाता है पूरे गैस की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर उसी वॉल्यूम को लेकर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था, पॉइंट नंबर 2 ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है, लेकिन जो डेविएशन दिया था उसमें ये बताया गया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसे हम वॉन डर वाल फोर्स कहते हैं। तो उसको लेकर भी हम इसमें आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप इतना सब लिखना चाहते हैं कि ये किसने दी थी, ये लिख सकते हो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर एक इक्वेशन स्टेट की थी वॉन डर वाल ने, जिसे वॉन डर वाल इक्वेशन कहा जाता है। और वॉन डर वाल इक्वेशन डेराइव करने के लिए जे.डी. वॉन डर वाल को 1910 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है,
अब इसमें आगे क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रियल गैसेस को इक्वेशन ली और रियल गैसेस के बेसिस पर आइडल गैस इक्वेशन ली और आइडल गैस इक्वेशन के बेसिस पर रियल गैसेस के लिए भी एक इक्वेशन डराइव की, जिसमें हमारे कुछ करेक्शंस हैं। कुछ करेक्शंस किस तरह से, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी रियल गैस है वो आपकी डेविएशन यानी कि विचलन दिखा रही है। अब वो विचलन कैसे दिखा रही है, अगर हमने उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन से अलग कंडीशन ले ली। नॉर्मल कंडीशन क्या थी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। वही डेविएशन कब दिखाएगी, जब हाई प्रेशर ले लेंगे और लो टेम्परेचर ले लेंगे तब डेविएशन शो करेगी। तो अब जो डेविएशन के बाद उसमें एक रियल गैस में या फिर मैं कहूं कि आइडल गैस से रियल गैस में जो करेक्शन होना चाहिए वो करेक्शन कैसे निकल कर आएगा। करेक्शन हम दो बेसिस पर देखेंगे, एक हम यहाँ पर क्या वॉल्यूम को लेकर देखेंगे और फिर दूसरा हम प्रेशर को लेकर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। करेक्शंस ड्यू टू, ये स्केच है आपकी, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को लेकर करेक्शन किस तरह से दिया जाएगा, ये आपकी स्केच नंबर 1 है, डालिए इसको। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें ये दिया गया है वॉन डेर वाल, जो आपके फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इक्वेशन डराइव की थी, उन्होंने एक बात बोली। क्या चीज थी वो, उन्होंने ये कहा कि जो आपकी आइडल गैसेस हैं वो आपकी कैसी होती है, कंप्रेसिबल होती है। आइडल गैस और इसके वॉल्यूम में हम क्या करें, अगर करेक्शन करें तो करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है, माइनस करनी होती है। वो टर्म क्या होती है, NB होती है। क्या होती है, NB होती है। अब देखिए ये टर्म NB कैसे निकल कर आती है, ये चीज जो मैंने आपको बताई, ये चीज याद रखेगा कि वॉन डेर वाल ने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक चीज सजेस्ट की। क्या सजेस्ट की कि एक वॉल्यूम में करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें गैस के आइडल वॉल्यूम में से, किसके आइडल वॉल्यूम या फिर आइडल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसमें से एक टर्म माइनस करनी होती है, जो टर्म कही जाती है NB। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और B क्या है यहाँ पर, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि टर्म NB क्या है, B की वैल्यू क्या है और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल को लेकर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे, जैसे हम 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लेकर बात करेंगे। जैसे हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर D है। डायमीटर आप जानते हैं, ये जो वैल्यू होती है डायमीटर कही जाती है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं इनकी जो डायमीटर है कितनी है, ये वैल्यू है आपकी D। ठीक है, और ये जो ये वैल्यू है यहाँ से ये वैल्यू, ये आपकी क्या कही जाती है, ये भी एक डायमीटर D शो कर रहा है। ठीक है, ये जो ये डायमीटर है ये भी क्या है, D शो कर रहा है। अब हम ये चीज जानते हैं कि जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये D डिस्टेंस से ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकती। ये चीज क्लियर है। देखें यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, इसका डायमीटर क्या है, D है, स्फीयर है, एक तरह से हमने यहाँ पर स्फीयर लिया है और यहाँ पर इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर भी D है। क्लियर है, ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि ये जो आपके दोनों मॉलिक्यूल हैं ये D डिस्टेंस से ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते, ये D डिस्टेंस से ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें एक चीज, और वो चीज है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल मैं एक छोटी सी पॉइंट वाली एक चीज बोलती हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या लिए, 2 स्फीयर लिए, 2 स्फीयर ले लिए। अब हम वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ही तो निकालना है भाई, हम करेक्शन किस में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, इस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे हम सबसे पहले। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई
और रेडियस का क्यूब। अब देखिए बड़े वाले स्फीयर के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, बड़े वाले स्फीयर के लिए रेडियस हो जाएगी आपकी d। भाई रेडियस क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यही तो होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे। अभी मैं आपको यहाँ से वैल्यू बताऊंगी, कुछ थोड़ा आप क्या करो, फिलहाल जो चीज मैं बता रही हूँ उसको दिमाग में बैठा के चलो, आगे आगे ही अपने आप लिंक होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के पेयर के लिए, फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर लिखेंगे फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अ स्फीयर ऑफ रेडियस d, अ स्फीयर, ये स्फीयर है ऑफ, और ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो स्फीयर है आपके इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होते हैं, यानी कि ये जो हमने दो मॉलिक्यूल है ये पिचकते नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है d, रेडियस d, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेंस द वॉल्यूम, हेंस ऑफ वॉल्यूम, या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई डी क्यूब, 4/3 पाई डी क्यूब हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, 4/3 पाई डी क्यूब हो जाएगा। डी क्या है यहाँ पर आपकी रेडियस दी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये हम बात करेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की, जो हम निकालेंगे पर मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए निकालेंगे, पर मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने किसके लिए निकाली, इस स्फीयर के लिए निकाली। अब हम इन सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, किसके लिए, इन मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे। ये जो मॉलिक्यूल है ना आपके एक ही साइज के हैं, ठीक है, एक ही साइज के हैं। अब इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको जब हम निकालेंगे तो ये इस वॉल्यूम का बिल्कुल आधा रह जाएगा। आधा क्यों रह जाएगा, आप खुद देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड़ा स्फीयर है, यहाँ पर क्या है, एक छोटा स्फीयर है। जब हम इस सिंगल स्फीयर के लिए निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। अब आगे लिखेंगे द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिए द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द अबव, इज thus half of the above, half of the above, above। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर इसका हाफ करेंगे 4/3 पाई डी क्यूब का, जब हम हाफ करेंगे, हाफ कैसे करते हैं, 1/2 करके करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना रह जाएगा, 2/3 पाई डी क्यूब रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 2/3 पाई डी क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने पूरे स्फीयर के लिए वॉल्यूम निकाल लिया, और यहाँ पर हमने छोटे छोटे वाले सिंगल मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ये जानते हैं पूरे एक वॉल्यूम के लिए, पूरे एक स्फीयर के लिए जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है डी, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है डी। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला है पूरे स्फीयर के लिए जिसका रेडियस दिया हुआ है डी। अब हम यहाँ पर अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, ये तो इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर के लिए तो नहीं निकालेंगे ना वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम में क्या होता है, रेडियस होती है या नहीं होती है। तो इस वाले मॉलिक्यूल के लिए तो क्या दिया हुआ है, डी क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर कितना होता है भाई, डायमीटर कितना होता है, रेडियस अपॉन 2 होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस अपॉन 2 लिखेंगे। और रेडियस अपॉन 2 किसके लिए निकालेंगे, हम इस पूरे स्फीयर के लिए निकालेंगे, पूरे स्फीयर के लिए निकालेंगे। तो आगे लिखिए द एक्चुअल वॉल्यूम, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस आर, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, अब हम इसका पूरे के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, द एक्चुअल वॉल्यूम, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये, बट हम कवर करने की पूरी, आज ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस आर, of radius r,
ऑफ रेडियस आर, वो कितना होगा, वो होगा आपका, क्या कहा जाएगा, देखिए अभी इस पूरे के लिए स्फीयर वॉल्यूम कितना आ रहा है, 4/3 पाई डी क्यूब आ रहा है, लेकिन जब हम क्या निकालेंगे, सिर्फ रेडियस के लिए निकालेंगे, देखो ये तो कितना होता है, ये होता है आपका 4/3 पाई डी क्यूब आ रहा है, ये चीज तो क्लियर है। अब ये किसके इक्वल मान सकते हैं, ये किसके इक्वल मान सकते हैं, यहाँ पर हम किसके लिए निकालेंगे, रेडियस के लिए निकालेंगे, तो मैं क्या यहाँ पर रेडियस लिख सकती हूँ, क्या यहाँ पर रेडियस लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं 4/3 पाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम इसको, ये डी क्या होता है, ये आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू D/2 होता है, अरे R इज इक्वल टू D/2 होता है भाई। रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर कितना होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, होल क्यूब दिया हुआ है, कितना, होल क्यूब दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 4/3 पाई डी क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, और इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 पाई डी क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए निकल कर आ गया, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरे गैस मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/6 पाई डी क्यूब होता है, ठीक है, पाई डी क्यूब होता है। अब मैं आपको इसमें एक और जो असली चीज यहां से शुरू होने वाली है वो चीज मैं आप बताऊंगी आपको, पहले नोट करिए इसे, देखिए अब यहां से नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब इसमें आगे हम क्या लिखेंगे, अब इसमें हम आगे असली चीज से शुरू करने वाले हैं ना, करेक्शन जो आएगा वो अब आने वाला है आपका। लिखिए इसमें द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आ गया भाई, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, पर मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना निकाला था आपका, ये रहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना है, 2/3, कितना है 2/3 पाई डी क्यूब। वो आपका किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ 1/6 पाई डी क्यूब। किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पर मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो आ रहा है, पर मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स होगा गैस मॉलिक्यूल के, सिंगल गैस मॉलिक्यूल के 4 टाइम्स, 4 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू होती है बी के लिए, बी की वैल्यू कितनी आती है, बी की वैल्यू मैं आपको बताती हूँ, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल होता है गैस के लिए। अब देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये तो हमारा आ गया, कितना आ गया 2/3, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, वो जो टर्म बी का जिक्र मैंने आपको किया था कि वॉल्यूम में से करेक्शन वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक टर्म माइनस करते हैं बी, वो एक्चुअल में एक वॉल्यूम ही होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है Na, यहाँ पर Na आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, इंटू 4 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के, ये आता है आपका बी। ये जो है आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है पर मोल के लिए, ये आपका कहा जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो निकाला है इसकी हमें जरूरत क्या है,
मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताती हूँ, जब हमने गैस हमारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में क्या आती है, कुछ कमी आती है, जिसे हम निकाल कर एक्चुअल वॉल्यूम क्या निकालेंगे, माइनस करके एक्चुअल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जो वॉल्यूम में कमी आती है ना, वो कमी एक्चुअल में इतनी आती है, इतनी कमी आती है। ये हमने सब कैसे फाइंड आउट की, हमने क्या किया, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, फिर उसकी हेल्प से उसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला, फिर उसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया कि जो हमने हमारा पूरा स्फीयर का वॉल्यूम था वो आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का कितना टाइम्स है, कितना गुना है, तो उसको निकाल के हमने एक नंबर फाइंड आउट किया। अब हम अगर करेक्शन की बात करेंगे तो हम वॉल्यूम में से कौन सी टर्म माइनस करेंगे, बी टर्म माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां से आगे क्या आ जाएगा, द आइडल वॉल्यूम जो आपका क्या आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, विच इज कंप्रेसिबल वुड बी कितना होगा, वुड बी V माइनस एन बी, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, V माइनस एन बी होगा। अब देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी गैस कंप्रेस होती है तो इतना वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। अब जो हमने आपको लास्ट टर्म पर बताया था ना कि वॉल्यूम कम होता है, वो अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है कि कितना कम होता है। समझ में आ गई बात, ये था आपका वॉल्यूम में करेक्शन। अब इसके बाद मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में करेक्शन बताऊंगी कि आपका जो मैंने आपको ये दूसरा पोस्टुलेट लास्ट टर्म पर ये बताया था कि आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, कंप्रेस कब होते हैं, जब प्रेशर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वो कैसा फोर्स होता है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अब मैं उस फोर्स को लेकर एक करेक्शन बताने वाली हूँ। उस फोर्स से जो करेक्शन आएगा एक्चुअली प्रेशर में करेक्शन आएगा। कैसे आएगा वो बताती हूँ, पहले आप क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करिए, ये वाला पोर्शन। क्लियर है, फटाफट से नोट करिए। देखिए अब इसमें आपका सेकंड जो है आपका करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका गैस में डेविएशन होता है वो क्या दिखाता है, गैस में जब डेविएशन हो रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो रियल गैस है उसके लिए नॉर्मल जो कंडीशन है जिसपे वो आइडल बिहेवियर शो करेगी वो है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लेकिन जब हम प्रेशर को हाई कर देते हैं तो डेविएशन दिखने लगता है, यानी कि गैसेस विचलित होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब गैसों में विचलन दिखने लगता है, विचलित स्टार्ट हो जाता है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आते हैं, पास आ जाते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो पास आएंगे, ये चीज मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाई थी। जब मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, पास आ जाएंगे, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये क्या है, एक वेसल है जिसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर प्रेजेंट है, गैस मॉलिक्यूल है। अब ये गैस मॉलिक्यूल है, वहीं पर दूसरा गैस मॉलिक्यूल है जो इसकी वॉल से क्या हुआ है, अटैच्ड है। अटैच से मतलब है स्ट्राइक हो रहा है। अब देखिए जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल का नाम दे दिया मैंने C या फिर A दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने B दे दिया। अब देखिए इस वेसल के अंदर, ये वेसल है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है बर्तन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला B वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस वॉल पर बहुत कम फोर्स लगाएगा, बहुत कम फोर्स से टकराएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि डेविएशन के बाद भी आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। जब अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा तो ये मॉलिक्यूल जो होगा, ए वाला मॉलिक्यूल बी को दीवार से नहीं टकराने देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कंटेनर की वॉल पर कम प्रेशर लगेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ एक जो चीज है, जो करेक्शन है, आप ये डायग्राम नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए अभी इसको। अब देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ एक करेक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। अब वो प्रेशर जो हम बढ़ाएंगे, वो कितना प्रेशर बढ़ाएंगे उसको हम शो करते हैं एक फैक्टर के थ्रू। और वो फैक्टर, जैसे पिछले वाले में फैक्टर क्या था, B था, इसमें हम फैक्टर ऐड करेंगे
प्लस का P। कैसा ऐड करेंगे? P। अब देखिए वॉल्यूम कम हो रहा था इसलिए उसमें हमने माइनस किया था, इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, आगे लिखिए इसमें, आगे इसमें क्या लिखेंगे? लिखिए इसमें वी नीड, मुझे ये सब चीजें लिखाने की तो जरूरत है नहीं कि प्रेशर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वॉल पर प्रेशर कम लगाएगा, ये सब चीज तो लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों वाली चीजें हैं ये। अब इसमें क्या लिखेंगे आगे? वी नीड टू ऐड अ सर्टेन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल p। वी नीड टू ऐड अ सर्टेन फैक्टर स्मॉल p in order to get सर्टेन फैक्टर p टू द प्रेशर। किस में ऐड करेंगे? टू द प्रेशर में ऐड करेंगे, टू द प्रेशर in order to get a ideal pressure, in order to get a ideal pressure, या an ideal pressure। ठीक है, तो अब जब ये फैक्टर हम आइडल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए ऐड कर रहे हैं तो जो करेक्ट प्रेशर निकल कर आएगा, प्रेशर में करेक्शन आएगा, वो कैसे निकल कर आएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के, द करेक्ट प्रेशर कितना हो जाएगा? द करेक्ट प्रेशर वुड बी कितना हो जाएगा? वुड बी P प्लस स्मॉल p। कैपिटल P क्या है? एक आइडल गैस का पहले से प्रेशर है, और स्मॉल p क्या है? जो प्रेशर हमने करेक्शन लाने के लिए ऐड किया है। ठीक है, तो ये आता है आपका फाइनल प्रेशर। अब हम क्या करेंगे? इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमने करेक्शन फैक्टर्स निकाले हैं, जैसे एक क्या निकाला था वॉल्यूम के लिए, क्या निकाला था? V माइनस एन बी निकाला था, और प्रेशर के लिए कितना निकाला है? P प्लस P निकाला है। अब इनका हम करेक्शन करेंगे। इनसे मैं अब आपको एक्चुअल में निकालनी बताने वाली हूँ वॉन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, फटाफट से क्या करिए, इसे लिखिए इसको फटाफट से। अब इसके बाद मैं आपको लिखाने वाली हूँ कैलकुलेशन ऑफ द करेक्शन फैक्टर्स। कैलकुलेशन ऑफ द करेक्शन फैक्टर। पहले P के लिए करेंगे, फिर V के लिए करेंगे। ऑफ करेक्शन फैक्टर P। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस स्मॉल p की वॉल्यूम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है डेंसिटी के स्क्वायर के इक्वल। कैसे आती है मैं बताती हूँ। अब इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, द नंबर मॉलिक्यूलर, जो नंबर है मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर डेंसिटी पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अब जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं, अट्रैक्शन होगा, जो आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव पुल जो होगा, किसका? गैस के मॉलिक्यूल का, वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? वो डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। लिखिए इसमें पहले द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये हेडिंग है आपकी। आगे लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व होता है। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वॉल्यूम है गैस के घनत्व पर डिपेंड करेगा, मतलब कितनी घनी गैस, यानी कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि उस पर प्रेशर हम कितना ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल, या नहीं आई? आ जानी चाहिए वैसे तो
तब जब टोटल इनवर्ड पुल होगा, जो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे मैंने एक डायग्राम बताया था ना, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो इसकी तरफ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो डेंसिटी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। किसके? डेंसिटी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लिखिए इसमें टोटल इनवर्ड अट्रैक्शन पुल, द टोटल, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, द टोटल इनवर्ड अट्रैक्शन पुल, अट्रैक्शन पुल, द टोटल इनवर्ड अट्रैक्शन पुल ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर टोटल ऑन द मॉलिक्यूल, आगे लिखिए इसमें, ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ऑन द मॉलिक्यूल is proportional to, on the molecule of gas is proportional to the density, to the square of density, to the square of density। अब देखें यहां से क्या आ जाएगा, जो P आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, स्मॉल p है ये, डेंसिटी के स्क्वायर के, स्मॉल p में और डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्या जानते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल M अपॉन V, यानी कि सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी? ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी वॉल्यूम पर। किस पर? डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी वॉल्यूम पर। तो यहां से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो ये इक्वेशन हो जाएगी P किसके डायरेक्टली डिपेंड कर रही है? किसके डायरेक्टली डिपेंड कर रही है? ये आप पर डिपेंड करेगी यहाँ से 1 अपॉन V के स्क्वायर पर। यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां से ये क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू, यहां पर मैं लेके आ रही हूँ एक कांस्टेंट A, तो यहां से आ जाएगा अपॉन V स्क्वायर। V की वैल्यू, P की वैल्यू निकल कर आ गई, B की वैल्यू आप सभी को पता है, यहां से P की वैल्यू पता है, A की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? A की वैल्यू, तो यहां से आप A की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी PV का स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे हमारी इक्वेशन, किसके लिए? रियल गैस के लिए। ये ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है? PV इज इक्वल टू क्या होती है? RT के इक्वल होती है। PV इज इक्वल टू RT होती है। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? रियल गैस के लिए निकाल रहे हैं। तो रियल गैस के लिए जो आएगा, क्या आएगा? रियल गैस के लिए प्रेशर में ये ऐड करेंगे और वॉल्यूम में उसमें NB माइनस करेंगे। तो यहां से द रियल गैस इक्वेशन कितनी आ जाएगी? द रियल गैस इक्वेशन कितनी आ जाएगी? P में क्या ऐड करेंगे? P में ऐड करेंगे P प्लस P, और V में क्या माइनस करेंगे? V माइनस NB, और इज इक्वल टू क्या आएगा? RT आएगा। ठीक है, RT आएगा। अब यहां से सॉल्व करिए तो यहाँ पर P की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A अपॉन V का स्क्वायर। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएंगे? M आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? V माइनस NB इज इक्वल टू RT। ये जो आपकी इक्वेशन बनकर आई, यही इक्वेशन कही जाती है वॉन डेर वाल इक्वेशन। यही इक्वेशन क्या कही जाती है? वॉन डेर वाल इक्वेशन कही जाती है रियल गैस के लिए। दिस इक्वेशन इज, या दिस इज नोन एज वॉन डेर वाल इक्वेशन। क्लियर है? ये हो गई आपकी यहां से कंप्लीट। नोट करिए। अब इसके बाद मैं आपको 2 कंडीशन बताने वाली हूं, जिन कंडीशन के लिए नॉर्मली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई रख लें तब क्या होता है, और अगर हम प्रेशर को क्या कर लें,
ज्यादा हाई ना रखें तब क्या होता है, ठीक है, इस गैसियस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, जब प्रेशर ज्यादा हाई ना रखा जाए। एक कंडीशन, व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई, जब प्रेशर ज्यादा हाई ना हो। अब देखिए जब प्रेशर आपका ज्यादा हाई ना दिया गया हो तो इसका मतलब क्या है कि गैस कम कंप्रेस हो रही है, गैस कम कंप्रेस हो रही है तो मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं घट रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म एनबी होगी वो टर्म एनबी को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। देन क्या होता है, देन एनबी टर्म विल बी नेग्लिजिबल, एनबी टर्म विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस ए वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा v, ये टर्म तो नेग्लिजिबल, भाई नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, हमने जीरो मान ली। सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, P v प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। तो ये v से v कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, ये आ गया यहाँ से पी वी, ये इधर ले जाऊं मैं तो यहाँ से आ गया आर टी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन पर पीवी जो हो गई इसकी वैल्यू कम होगी, पीवी की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहाँ पर से एक टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो पीवीएम क्या होगा, लेस होगा। अगर हम प्रेशर को क्या करें, ज्यादा वैल्यू ना रखें, प्रेशर को ज्यादा हाई ना रखें तो पीवी जो है वो कम हो जाएगा, पीवी इज लेस। इस कंडीशन में पीवी इज लेस, और कितना कम होगा, आर टी में से ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी घटा दो इतना कम होगा, ठीक है, ए अपॉन वी घटा दो इतना कम होगा। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बताती हूँ, अगर प्रेशर को ज्यादा हाई ले लिया जाए, प्रेशर को ज्यादा हाई ले लिया जाए, ठीक है, दूसरी कंडीशन नोट कर लीजिए, पहली कंडीशन अगर नोट नहीं की है तो। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, अगर प्रेशर इज टू हाई ले लिया जाए तो इस कंडीशन में जो टर्म है a अपॉन वी स्क्वायर, ये वाली टर्म नेग्लिजिबल मान ली जाती है, ये वाली टर्म a अपॉन वी स्क्वायर टर्म विल बी नेग्लिजिबल। अब इस कंडीशन में ये टर्म नेग्लिजिबल क्यों मानी जाती है, अब देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को क्या बढ़ा रहे हैं, ज्यादा। अब देखिए ए वाली जो टर्म, ये जो पी निकल कर आया था, ये क्या था, अट्रैक्शन पुल था ना, जो अट्रैक्शन अपनी तरफ बढ़ा रहा है। अब प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल पूरी स्पीड से, जितनी स्पीड उसकी होगी उस स्पीड से कंटेनर की वॉल पर टकरा जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल मान ली जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन पुल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये आ जाएगी P, ये वाली जीरो आ जाएगी, V माइनस एन बी आर टी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा PV, यहां पर आ जाएगा माइनस एन पी बी या माइनस पी एन बी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, कभी पंजाब नेशनल बैंक समझ बैठो इसको, ठीक है। या फिर चलो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ले लो यहाँ से, यहाँ पर पी बी कर लो, ठीक है। ये आ गया आर टी, तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आ जाएगा आर टी प्लस पी बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर प्रेशर ज्यादा हाई रखेंगे तो पी वी क्या होगी, पी वी की वैल्यू ग्रेटर होगी, पी वी इज ग्रेटर, पी वी इज ग्रेटर, प्रेशर वॉल्यूम कितना होगा, ग्रेटर होगा, इनका प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है। ये आ गई यहाँ से दोनों कंडीशंस। अब इसके साथ ही आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक है जो है आप क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टर्न पर, आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।